हेलो एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक 10th क्लास का भी हम करेंगे। टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है, कैसे मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन किया गया है। मैग्नेटिक फ्लक्स को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा एरिया वेक्टर को। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एरिया वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, तो आप क्या आंसर दोगे? एरिया वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? देखो, इसका आंसर ये है कि अगर कोई बहुत ही छोटा सा एरिया है, तो उस इनफाइनेटेसिमली स्मॉल एरिया को हमेशा मैं वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकता हूं। इनफाइनेटेसिमली स्मॉल एरिया को हमेशा मैं वेक्टर की तरह मान सकता हूं, ठीक है। लेकिन अगर कोई फाइनाइट एरिया है, तो कोई फाइनाइट साइज का अगर एरिया है, उसको हमेशा मैं वेक्टर क्वांटिटी नहीं मान सकता। वो अलग बात है, अगर कोई स्पेशल केस है, कोई सिंपल प्लेन है, तो उसको वेक्टर क्वांटिटी मान सकते हैं, ठीक है। तो हमें आंसर ये देना है कि इनफाइनेटेसिमली स्मॉल एरिया कैन बी treated as vector quantity, ठीक है। अब अगर इनफाइनेटेसिमली स्मॉल एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। डायरेक्शन की बात करेंगे। इफ इनफाइनेटेसिमली स्मॉल एरिया इज, अगर वो छोटा सा एरिया किसी ओपन सरफेस का पार्ट है, जैसे यहां पे मैंने लिया है, ये कोई एक प्लेन की कोई सरफेस है, ओपन सरफेस है, और इस पे मैंने एक छोटा सा एरिया ले लिया, ठीक है। ये जो इनफाइनेटेसिमली स्मॉल एरिया है, ये किसका पार्ट है? ओपन सरफेस का पार्ट है। तो उस केस में डायरेक्शन क्या लेनी है मेरे को? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन मेरे को लेनी है इस छोटे से एरिया के परपेंडिकुलर, इनफाइनेटेसिमली स्मॉल एरिया के परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर यहाँ पे दो हो सकते हैं, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। किसी एरिया में दो परपेंडिकुलर हो सकते हैं, एक तो बाहर की तरफ और एक उसके अंदर की तरफ। तो अपनी मर्जी है, आप बाहर की तरफ भी ले सकते हो, अंदर की तरफ भी ले सकते हो। तो होना क्या चाहिए? डायरेक्शन आपकी क्या होगी? परपेंडिकुलर, आइदर आउटवर्ड और इनवर्ड, कुछ भी ले लो, ये आपका सही रहेगा, ठीक है। सेकंड जो है, अगर आपका जो इनफाइनेटेसिमली स्मॉल एरिया है, अगर वो स्मॉल एरिया किसी क्लोज सरफेस का पार्ट है, जैसे यहां पे लेते हैं, ये कोई क्यूब है, इस क्यूब के इस फेस के ऊपर मैंने यहां इस फेस से एक छोटा सा एरिया ले लिया कोई। अब ये एरिया आपका किसका पार्ट हो गया? ये छोटा सा एरिया किसका पार्ट हो गया? आपके क्लोज सरफेस का पार्ट हो गया। तो क्लोज सरफेस का पार्ट है, तो डायरेक्शन आपको क्या लेनी है? परपेंडिकुलर तो लेनी है, और हमेशा बाहर की तरफ लेनी है, अंदर की तरफ नहीं लेनी। तो ये अंदर की तरफ नहीं लेंगे, बाहर की तरफ ही उसको लेंगे। तो ये हो गया हमारा एरिया वेक्टर, इनफाइनेटेसिमली स्मॉल एरिया वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन कैसे लेते हैं वो आपका ये दोनों पॉइंट से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट बात करता हूं मैग्नेटिक फ्लक्स की। ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही समझने वाला टॉपिक है। काफी इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है, बहुत अच्छा फिजिकल सिग्निफिकेंस है इसका, मैग्नेटिक फ्लक्स का। देखो, नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है? देखो, एक्चुअल में जो मैग्नेटिक फील्ड है, आपने फील्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो जो फील्ड की जो लाइंस हैं, उनके अंदर एनर्जी होती है। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या होती है? एनर्जी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या होती है? एनर्जी होती है। तो ये जो फील्ड है, किसी भी मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये जो फील्ड है, ये कोई इमेजिनरी नहीं है। फील्ड रियल में एग्जिस्ट करता है,
और कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है तो उस मैग्नेटिक फील्ड के पास क्या है, एनर्जी है, उस मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी है। अब अगर मान लो भाई आपका जो फील्ड है ना वो मूव कर रहा है, जैसे आपका मतलब मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है। फील्ड मूव कब करता है, फील्ड जब मूव करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज नथिंग, इट इज कंसिस्ट ऑफ टू फील्ड, टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, उनसे बनी होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो एनर्जी है, वो एनर्जी किसके पास है, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके पास एनर्जी है। तो इतना डीप में आपको जानने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके पास एनर्जी होती है, उसके पास क्या होती है, एनर्जी। अब जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड या जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा उतनी ही उसके पास एनर्जी ज्यादा होगी, उतनी ही एनर्जी की डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, अब अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, देखो मैग्नेटिक फील्ड हो या इलेक्ट्रिक फील्ड हो, उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फील्ड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं फील्ड की लाइन से। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन से और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। तो जो फील्ड लाइंस हैं वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं, आपके मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को, फील्ड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड उतनी ज्यादा उसके पास एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी ज्यादा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगर लाइंस ज्यादा है, अगर फील्ड की लाइंस ज्यादा है तो आपकी उनके पास एनर्जी ज्यादा है। ये मान लो ज्यादा फील्ड लाइंस ज्यादा एनर्जी। तो एक प्रकार से जो आपकी जो एनर्जी का जो एनर्जी की जो डेंसिटी है या जो आपकी जब आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल करती है तो कितनी एनर्जी ट्रैवल करती है उसके साथ, उस एनर्जी को फ्लक्स की हेल्प से, फील्ड लाइंस की हेल्प से इस कॉन्सेप्ट को समझा जाता है। तो देखो यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल कर लूंगा। भाई आपके पास मान लो कुछ पानी है जो फ्लो कर रहा है, पानी फ्लो कर रहा है, पानी कोई पाइप है बड़ा सारा, मान लो बड़े सारे पाइप में पानी फ्लो कर रहा है, या कोई अपने पास नाला है उस नाले में पानी फ्लो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे पानी फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब मेरे पास एक छोटा सा रिंग है, रिंग एक छोटा सा रिंग है, मैंने उस रिंग को ऐसे रख दिया पानी के बहाव के परपेंडिकुलर, ऐसे इस रिंग को मैंने ऐसे रख दिया, इस रिंग को मैंने ऐसे रख दिया, इधर से पानी आ रहा है, यहां से इधर से पानी अंदर आ रहा है और इधर से पानी बाहर निकल रहा है। ठीक है, वाटर इसमें से बाहर निकल रहा है पानी, ये देखते हैं इधर से बाहर निकल रहा है। ठीक है, अब इस रिंग में से पर यूनिट टाइम किस रेट से पानी बाहर निकलेगा, पर यूनिट टाइम मतलब मान लो मैं इसको 1 सेकंड तक देखता हूं, 1 सेकंड तक, 1 सेकंड में इस रिंग में से कितना पानी इसको क्रॉस कर गया, 1 सेकंड में कितना पानी इस रिंग को क्रॉस कर गया, वो मैंने देखा। अब मैंने क्या किया, इस रिंग को हटा लिया, इस रिंग को हटा दिया और इसकी जगह मैंने क्या लगा दी, एक बड़ी रिंग ले ली, एक बड़ी रिंग ले ली जिसका डायमीटर, जिसका रेडियस बड़ा है, ये बड़ी रिंग ले ली। अब इस बड़ी रिंग को रखा मैंने पानी में, उसी पानी में बड़ी रिंग को रखा। अब मैंने देखा कि इसमें 1 सेकंड में पानी कितना इसको क्रॉस कर गया, क्या देखूंगा मैं यहाँ पे 1 सेकंड में कितना पानी इसको क्रॉस कर गया। तो इसमें ये बड़ी रिंग है तो 1 सेकंड में इसमें ज्यादा पानी इसको क्रॉस कर जाएगा, तो यहाँ पे पानी कम इसको क्रॉस कर पाएगा, क्योंकि ये छोटी रिंग है, ये बड़ी रिंग, इसमें ज्यादा पानी क्रॉस करेगा, इसमें पानी कम क्रॉस करेगा। ठीक है, तो जो पानी इसको क्रॉस कर रहा है, जो पानी इसमें से फ्लो कर रहा है, जो पानी इसमें से फ्लो कर रहा है वो डिपेंड करता है कि कितना पानी फ्लो करेगा, वो डिपेंड करता है इसके एरिया के ऊपर। बड़ी रिंग का बड़ा एरिया ज्यादा पानी क्रॉस कर जाएगा, छोटी रिंग का छोटा एरिया कम पानी क्रॉस करेगा। ठीक है, तो इसमें जो पानी फ्लो कर रहा है इसमें से वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इसके साइज पे, इसके एरिया पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब इसी को आप ये मान लो
कि जो पानी है जो इसमें से क्रॉस कर रहा है वो पानी एनर्जी है। पानी को क्या मान लो, एनर्जी मान लो। तो पानी को मैंने एनर्जी मान लिया, और ये जो पानी इसमें से जो क्रॉस कर रहा है, जो पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं भाई, उसको मैं क्या मान लेता हूँ, यहाँ पे मैं ये मान लेता हूँ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। मैग्नेटिक फील्ड है तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। और इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में मैंने एक रिंग को रख दिया, रिंग, वही रिंग छोटी वाली। तो इसमें से जितनी ज्यादा लाइंस पास होंगी, मैग्नेटिक फील्ड की जितनी ज्यादा लाइंस पास होंगी, उतना ही यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। और जितनी लाइंस ज्यादा पास होंगी, मैं ये बोलूंगा उतनी ज्यादा इसमें से एनर्जी पास हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मतलब एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड के पास क्या एनर्जी, और जितनी ज्यादा लाइंस उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही ज्यादा एनर्जी डेंसिटी, उतनी ज्यादा एनर्जी की डेंसिटी। तो यहाँ पे जितनी ज्यादा इसमें से लाइन पास होंगी, इस एरिया में से जितनी ज्यादा लाइन पास होगी, मैं ये बोलूंगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी इसमें से पास हो रही है, उतनी ज्यादा क्या पास हो रही है, एनर्जी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है उसमें जो एनर्जी है, वो एनर्जी उसमें कितनी नंबर ऑफ लाइंस है मैग्नेटिक फील्ड की, उस पर डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस होगी उतनी ज्यादा उसकी एनर्जी की डेंसिटी होगी, उतनी ज्यादा उसकी एनर्जी होगी मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें से आपको ये देखना कि कितनी एनर्जी इसको क्रॉस कर रही है, कितनी एनर्जी क्रॉस कर रही है। ज्यादा एनर्जी क्रॉस करेगी अगर ज्यादा लाइंस पास होंगी, इसमें से ज्यादा लाइंस पास होंगी, ठीक है। तो एनर्जी को लाइन से रिप्रेजेंट कर रखा है, लाइन के इक्विवेलेंट मान रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसी फील्ड के अंदर, इसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर मैं कोई बड़ा सा एरिया ले लूं, तो इसमें से ज्यादा लाइन पास होगी, यहाँ पे ज्यादा लाइंस पास होगी। छोटा एरिया है तो कम लाइंस पास होगी इसमें से, ठीक है। तो इसमें से नंबर ऑफ लाइंस बढ़ जाएंगे। अगर बड़ा एरिया है तो ज्यादा लाइंस इसको क्रॉस करेंगे। तो मैं ये कह सकता हूं इसमें से ज्यादा एनर्जी पास कर रही है, इसमें से कम एनर्जी पास कर रही है। किसको देख के बोला मैं, लाइंस को, नंबर ऑफ लाइंस को। अगर ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस कर रही है तो ज्यादा एनर्जी पास कर रही है इसमें से, अगर कम लाइन पास कर रही है तो इसमें से कम एनर्जी पास कर रही है। तो यहाँ पे जो ये जो फ्लक्स है, फ्लक्स क्या होती है, फ्लक्स एक्चुअली होती है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। किसी एरिया में से कितनी लाइंस इसमें से पास कर रही है, कितनी लाइंस इसमें से पास हो रही है, वो होता है उसका मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ लाइंस, मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जितना बड़ा एरिया होगा उतनी ज्यादा लाइंस पास होगी, उतनी ज्यादा लाइंस पास होगी। जितना छोटा एरिया होगा उतनी कम लाइन पास होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का होती है फ्लक्स। तो फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, जिसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब देखो, पहले मैं क्या करता हूँ, उसकी कोई डेफिनेशन लिख देता हूँ मैग्नेटिक फ्लक्स की, फिर आपको और अच्छे से चीज समझ आ जाएगी। मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन कैसे करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स आर a count of number of magnetic field lines, number of magnetic field lines passing through an area, passing through an area normal to it, normal या perpendicular to it। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे डिफाइन किया गया है, इट इज ए काउंट, ये एक काउंट है, ये एक गिनती है, ये एक काउंट है। किसका काउंट है,
नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी एरिया में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, ये उस चीज का काउंट है। तो कितनी लाइंस उसमें से पास होगी वो होता है उसकी फ्लक्स। तो किसी एरिया में से फ्लक्स क्या है, किसी एरिया में से फ्लक्स है, कितनी उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। ठीक है, तो कैसी लाइंस, नॉर्मल टू सरफेस, नॉर्मल वर्ड क्यों लिया, देखो भाई अभी हमने देखा कि जितना बड़ा एरिया लेंगे, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी ये इसके बाहर से जा रही थी सिर्फ, जैसे यहाँ पे 3 लाइंस इसको पास कर रही है, इससे पास हो रही है, यहाँ पे टोटल 5 लाइन इसमें से पास हो रही है। तो एरिया बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी एरिया में से बढ़ जाएंगी, तो फ्लक्स भी बढ़ जाएगा। तो फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द लूप, जो एरिया आपका है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, दूसरा, अगर ये एरिया है ऐसे रखा होगा ऐसे, ठीक है, अगर इस एरिया को मैं ऐसे रखूं तो उस रिंग को, जो मेरे पास रिंग है ना वो ऐसे रखी है, तो उसमें से लाइन पास हो रही है। अगर उस रिंग को मैं ऐसे रख दूं ऐसे, तो क्या इसमें से कोई लाइन पास होगी? नहीं, लाइन इसमें से पास नहीं होगी। तो एक्चुअल में इस एरिया में से जो लाइंस पास हो रही हैं वो सिर्फ एरिया पे डिपेंड नहीं कर रही, वो एरिया की ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड कर रही है, एरिया की ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड कर रही है। ठीक है, अगर देखो ये एरिया है, अगर मैं यहाँ पे कोई स्मॉल एरिया ले लूं, यहाँ मैंने कोई स्मॉल एरिया ले लिया, या ऐसा आपका एरिया है, ये ऐसा कोई आपका रिंग है, ये रिंग का एरिया है पूरा, ये स्मॉल एरिया मैंने यहाँ पे ले लिया। इस स्मॉल एरिया की डायरेक्शन लेनी, मेरे को डायरेक्शन देखनी क्या होगी, तो स्मॉल एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, आप इस एरिया के परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ, तो ये होगी इसकी डायरेक्शन, एरिया की डायरेक्शन। अब जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की है वही डायरेक्शन किसकी, एरिया की है। ठीक, अगर आपका एरिया ऐसे रखा हो ना तो डायरेक्शन क्या होगी, आप डायरेक्शन लेते हो आप नॉर्मल या परपेंडिकुलर, और बाहर की तरफ ले लो या अंदर की तरफ ले लो। ठीक है, एरिया की डायरेक्शन कैसे लेते हैं, एरिया के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ या अंदर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बाहर की तरफ ले लिया, तो बाहर की तरफ ले लिया तो ये होगी एरिया की डायरेक्शन, ये एरिया की डायरेक्शन है, और ये डायरेक्शन किसकी है, मैग्नेटिक फील्ड की है, मैग्नेटिक फील्ड की। अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में और एरिया की डायरेक्शन में एंगल है 0 डिग्री, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो इसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन पास होंगी, इस एरिया में जितनी लाइन पास हो सकती हैं उतनी लाइन पास होंगी। अगर मैं इस एरिया को ऐसे रोटेट कर दूं ऐसे, तो इसका एरिया वेक्टर, इसकी जो डायरेक्शन है वो कहां हो जाएगी, इसके नॉर्मल ऐसे हो जाएगी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में और एरिया की डायरेक्शन में लिखा हुआ है 90 डिग्री। तो अगर आपका एरिया ऐसे रखा हुआ है तो क्या कोई लाइन इसमें से पास होगी, इसमें से एक भी लाइन पास नहीं होगी, 0 लाइंस पास होगी इसमें से। तो अगर एंगल, किसके बीच का एंगल, एरिया वेक्टर के बीच का एंगल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो एक भी लाइन पास नहीं होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगी, 0। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ जो फ्लक्स है दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया इनटू cos थीटा, cos थीटा। cos थीटा क्यों लिया, अगर थीटा 0 है तो cos थीटा हो जाएगा 1, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन पास होंगी। अगर थीटा 90 है, जैसे इस एरिया को मैंने ऐसे रोटेट कर दिया, तो एरिया की डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। अगर थीटा 90 है तो cos 90 0, और आपकी फ्लक्स क्या होगी, 0, एक भी लाइन पास नहीं होगी। अगर आपका एरिया ऐसे है, एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, ये, और यही डायरेक्शन किसकी है, यही डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया की डायरेक्शन सेम है, दोनों में एंगल कितना है, 0। तो आपकी cos 0 1, फ्लक्स क्या होगी, मैक्सिमम फ्लक्स पास होगी। ठीक है, ये कह सकता हूँ। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं, यहाँ पे जो फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मैं उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा दूं, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाने से मतलब है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो ज्यादा होगी। अगर मान लो कि ये इस तरह से तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, तो ये मैंने क्या कर दिया, मैंने मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया,
भाई जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं इनके बीच में जो क्लोजनेस है, इनकी जो डेंसिटी है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को। तो मैंने क्या कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया, इसका मतलब है अब नंबर ऑफ लाइंस जो है वो जो लाइंस है वो पास पास है, तो ये बढ़ा दिया। तो अब इसी एरिया में से लाइन बढ़ गई, अब ज्यादा लाइन इसमें से पास हो रही है ना, नंबर ऑफ लाइंस बढ़ गई, नंबर ऑफ लाइंस बढ़ गई तो फ्लक्स बढ़ गई, क्या बढ़ गई, फ्लक्स बढ़ गई। तो जैसे B इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स B इंक्रीज होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, आपका फील्ड की स्ट्रेंथ। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, अभी देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे भाई कोई भी स्मॉल एरिया है, अगर कोई भी स्मॉल एरिया है उसमें से जो फ्लक्स है, बल्कि आप यहाँ पे स्मॉल एरिया लिखो वो ज्यादा हमारे लिए कन्वीनियंट रहेगा, ये स्मॉल डी के स्मॉल एरिया, क्योंकि स्मॉल एरिया की जो डायरेक्शन होती है, अगर आप ये थीटा आपने लिखा था डायरेक्शन की बॉडी लिखा था, डायरेक्शन क्या होगी एरिया की, तो डायरेक्शन किसकी होती है, स्मॉल एरिया की, तो इस स्मॉल एरिया में से फ्लक्स है, ठीक है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं डी फाई इक्वल टू बी डी ए कोस थीटा, ये फॉर्मूला हो गया आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन है, इट इज ए काउंट, इट इज ए, ये गिनती है, इट इज ए काउंट ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया नॉर्मल टू इट, किसी एरिया में उसके नॉर्मल कितनी लाइंस पास हो रही हैं वो उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है। फिर मैग्नेटिक फ्लक्स किस चीज पे डिपेंड करती है, जितना बड़ा एरिया लोगे उतनी उसमें से नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा होगी। दूसरा एरिया की ओरिएंटेशन पे, अगर एरिया की डायरेक्शन में और फील्ड की डायरेक्शन में एंगल 0 है तो मैक्सिमम लाइन पास होगी, अगर एंगल 90 है तो 0 लाइन पास होगी। तो यहाँ से क्या हो गया, ये थीटा पे कोस थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जितना फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही लाइन उसमें से ज्यादा होंगी, ठीक है। तो फील्ड की स्ट्रेंथ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कुल मिला के यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, डी फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए स्मॉल एरिया इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ स्मॉल एरिया कितना है इनटू कोस थीटा। तो तीन चीजों पर डिपेंड करती है मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स किन चीजों पर डिपेंड करती है, तीन फैक्टर पे, एक तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, दूसरा एरिया कितना है जिसमें से फ्लक्स निकाल रहे हो, और तीसरा आपका है ओरिएंटेशन क्या है उस एरिया की, डायरेक्शन क्या है उस एरिया की, ठीक है। तो तीन चीजों पर डिपेंड करती है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये आपका था मैग्नेटिक फ्लक्स का टॉपिक। अभी मैग्नेटिक फ्लक्स इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो।